नमस्कार मित्रों, आज हम जिस कानूनी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। एक व्यक्ति के स्थान पर उस संपत्ति का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति बन जाता है। उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से ऐसे मोड हैं, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे संपत्ति का मालिक एक व्यक्ति के स्थान से दूसरा व्यक्ति बन जाता है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है। तो इस संबंध में कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, शेल एग्रीमेंट, एफिडेविट, रसीद, इनसे क्या हम मालिक बन सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के। तो इस संबंध में हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। यद्यपि मैंने वसीयत और दान के संबंध में पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन मैं इसको और स्पष्ट करने के लिए और खुलासा करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मदद से आज इस पर और चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, एक भी कड़ी बीच में मिस नहीं करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए या तो रजिस्टर्ड सेल डीड होता है, पंजीकृत विक्रय पत्र, उसके द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होता है, पंजीकृत दान पत्र, उसके द्वारा भी संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित होता है, या वसीयत। वसीयत के द्वारा संपत्ति किसी व्यक्ति को तभी मिलती है जब वसीयत लिखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात ही जिसके हक में वसीयत लिखी गई है वह उसका स्वामी बन सकता है। और ये तीनों ही चीज़ नहीं है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी नहीं है, रजिस्टर्ड सेल डीड भी नहीं है, कोई वसीयत भी नहीं लिखी है, तो उत्तराधिकार से संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके वारिसों को मिल जाती है, तो उससे भी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। तो आज हम जिन दस्तावेज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उनमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा आम और वसीयत और सेल एग्रीमेंट और शपथ पत्र व रसीद, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या इनके माध्यम से, इनका निष्पादन करके कोई व्यक्ति संपत्ति को खरीद सकता है और उसका वैध स्वामी बन सकता है, उसका मालिक बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है। इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल एग्रीमेंट की। विक्रय इकरारनामा, विक्रय अनुबंध, ये एक करार है, ये एक अनुबंध है जिस अनुबंध के तहत पक्षकारों के बीच तय की गई शर्तों के अनुसार विक्रय होना है। ये विक्रय नहीं है, ये विक्रय का अनुबंध है। विक्रय करने का एग्रीमेंट हुआ है, विक्रय करेंगे, इन शर्तों पर ऐसे ऐसे पैसे दिए जाएंगे, ऐसे रजिस्ट्री कराई जाएगी, ये सारी बातें लिख करके जो इकरारनामा लिखा जाता है, जो एग्रीमेंट लिखा जाता है, उसको विक्रय अनुबंध कहते हैं। और ये है रजिस्टर्ड सेल डीड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। भले इस एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तब भी स्वामित्व का ट्रांसफ़र इससे नहीं होगा। स्वामित्व का ट्रांसफ़र किससे होगा? रजिस्टर्ड सेल डीड से होगा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से होगा। कैसे कि अमुक भूमि या अमुक अचल संपत्ति या अमुक मकान, दुकान, जो भी संपत्ति है, उसका प्रतिफल मूल्य इतनी राशि बेचानकर्ता को दे दी गई है और बेचानकर्ता ने इसके बदले में ये संपत्ति खरीदने वाले को सुपुर्द कर दी है और बेचान कर दी है। ये लिखावट करके, विक्रय पत्र लिख करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में
या इसके पंजीयन करने वाले कार्यालय में जाकर इसका पंजीयन करवा लिया जाता है, इस दस्तावेज को पंजीकृत करवा लिया जाता है, इस सेल डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, तो ऐसे रजिस्टर्ड सेल डीड से स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। लेकिन मात्र विक्रय करने का अनुबंध लिखे जाने से, विक्रय करने का इकरार किए जाने से, चाहे उसमें उसकी पूरी कीमत दे दी गई हो और चाहे आंशिक कीमत दी गई हो और आंशिक कीमत बाद में देने का वादा किया गया हो, उससे स्वामित्व का अंतरण नहीं होगा। उससे मालिक दूसरा व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। तो कोई व्यक्ति रुपए देकर कीमत अदा करके कोई अचल संपत्ति खरीदता है तो मालिक बनने के लिए ये ज़रूरी है कि सेल डीड लिखा जाए, विक्रय पत्र लिखा जाए और उसके बाद उस विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड करवाया जाए, पंजीकृत करवाया जाए, तभी वो मालिक बनेगा। केवल इकरारनामा लिखने से किसी व्यक्ति के हक में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये याद रखने योग्य बात है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, मुख्तारनामा आम, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, मुख्तारनामा भी कहते हैं। तो मुख्तारनामा लिखे जाने से क्या कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्तारनामा का मतलब संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण नहीं है। मुख्तारनामा का ये मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी ओर से कुछ कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इस प्रकार से अधिकृत करने का जो दस्तावेज है उसको मुख्तारनामा कहते हैं। तो मुख्तारनामा से संपत्ति के स्वामित्व का अंतर नहीं होगा। मुख्तारनामा से किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है और इस अधिकार में संपत्ति बेचान करने का अधिकार भी दिया जा सकता है। दूसरी बात, मुख्तारनामा को किसी भी समय विड्रॉ किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तीसरी बात, मुख्तारनामा लिखने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के क्षण ही वह मुख्तारनामा समाप्त हो जाता है। उसके बाद उस मुख्तारनामा के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो मुख्तारनामा किसी संपत्ति को बेचान करने का या स्वामित्व का ट्रांसफ़र करने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए अधिकृत करने का एक दस्तावेज है, अधिकार प्रदान करने का दस्तावेज है। स्वामित्व अंतरण का दस्तावेज मुख्तारनामा नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरे पास मुख्तारनामा है इसलिए मैं इस संपत्ति का मालिक हो गया। तीसरा दस्तावेज वसीयतनामा है। वसीयतनामा या विल या इच्छा पत्र। वसीयत करने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति की कानूनी घोषणा करता है और यह घोषणा उसकी मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है। वसीयत लिखे जाने से किसी व्यक्ति को तत्काल ही संपत्ति में कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वसीयत लिखे जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उस संपत्ति में हक व अधिकार उत्पन्न होते हैं। किसको? जिसके हक में वसीयत लिखी गई है उस व्यक्ति को। तो वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकती है और बिना रजिस्टर्ड कराए सादा कागज़ पर भी लिखी जा सकती है, स्टाम्प पेपर पर लिखी जा सकती है। इसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है, इच्छिक है। कोई चाहे तो अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकता है और ना चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी वह मान्य है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि दो गवाहों के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं। वसीयत लिखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में दो गवाहों के हस्ताक्षर हों और वो गवाह है उस वसीयतकर्ता व्यक्ति को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखें, ये ज़रूरी है। और यदि विवाद हो जाए, कभी कोर्ट कचहरी का सामना हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, तब ये ज़रूरी है कि उन दो गवाहों में से कम एक गवाह यदि जीवित है
तो साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वसीयतकर्ता ने इस वसीयत पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए थे। केवल रजिस्टर्ड वसीयत है, विवाद होने पर इतना भी पर्याप्त नहीं है, 2 गवाहों में से एक गवाह की गवाही जरूरी होती है अदालत में यदि मुकदमेबाजी हो जाए तो, अन्यथा तो कोई ज़रूरी है ही नहीं। अब चौथे दस्तावेज पर चर्चा करते हैं। चौथा दस्तावेज है शपथ पत्र और रसीद। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति से केवल एक शपथ पत्र लिखवा लेते हैं स्टाम्प पेपर पर कि मैं इतने रुपए इनसे प्राप्त कर लिया, मेरी ज़मीन इनको बेच दी, अब ये मालिक हो गए हैं, और इतने रुपए प्राप्त कर लिए, उसकी एक रसीद भी लिखवा लेते हैं अलग से। तो प्रश्न ये है कि क्या उस शपथ पत्र और रसीद से संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण हो गया, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला गया? जी नहीं। शपथ पत्र लिखने से संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हक में शपथ पत्र लिखा गया है उस व्यक्ति को उस संपत्ति पर कोई कानूनी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। शपथ पत्र के आधार पर वह अधिक से अधिक कोई राशि दी गई है तो रसीद और शपथ पत्र को दिखाकर राशि वापसी का मुकदमा कर सकता है। शपथ पत्र से ज़मीन का मालिक नहीं बना जाता है। तो किसी ने मुझसे ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा था कि क्या मुख्तारनामा आम लिखवा लें, एक वसीयतनामा लिखवा लें, एक सेल एग्रीमेंट लिखवा लें, इकरारनामा, और एक शपथ पत्र लिखवा लें, तो क्या हम सुरक्षित हो जाएंगे कि ये संपत्ति हमारी है, हम इसके मालिक हो गए? तो उसका जवाब यही है कि इनसे मालिक नहीं हो सकते। वसीयत तो उस लिखने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है, उससे पहले प्रभाव में नहीं आती। और सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा, और शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट, इनसे मालिकाना हक नहीं मिलता है, इनसे स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, इनसे स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। लेकिन सेल एग्रीमेंट है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करके, विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा करके कोर्ट में ये मांग की जा सकती है कि इस इकरारनामा के अनुसार मेरे हक में रजिस्ट्री करवाने के लिए इस बेचानकर्ता को आदेश दिया जाए। अब कुछ लोग एक ही तारीख में ये सारे दस्तावेज, मुख्तारनामा, वसीयतनामा, शपथ पत्र, एग्रीमेंट, इकरारनामा, ये सब लिख लेते हैं। इनसे लिखने से कोई मतलब नहीं है। विवादों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप विधि के अनुसार कार्य करें, कानून के रास्ते चलें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे बातों को खुलासा किया है अपने एक हाल ही के निर्णय में, और वो निर्णय कौन सा है? वो निर्णय है सिविल अपील नंबर 6377/2012, और इसका फैसला हुआ 1 सितंबर 2025 को। तो मैं आशा करता हूं कि संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में जो कुछ मैंने चर्चा की है वो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।